हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और हमारा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों हम जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। उसमें दोस्तों जो शुरू के जो चार्टर्ड एक्ट आते हैं, जिस तरह से अंग्रेज, जो कि मैंने दोस्तों उसमें बताया है कि अंग्रेज किस तरह से भारत में आए और जब यहाँ की स्थिति को देखा तो फिर वो भारतीय राजाओं की राजनीति में घुसे और एक दूसरों को लड़ाने लगे। और यहाँ से क्या हुआ कि उन्होंने जब बंगाल जीता, उन्होंने दोस्तों इतनी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन दोस्तों वह तो सिर्फ व्यापार करते थे, लेकिन जब यहाँ की स्थिति को देखा तो जब उन्होंने बंगाल जीता और बंगाल में जीतने के बाद जब वहाँ की व्यवस्था को संचालित करने लगे, चलाने लगे, सामाजिक और आर्थिक सभी तरीके से, दोस्तों फिर धीरे धीरे दूसरे राज्यों पर भी क्या करते, अपना अधिकार स्थापित करते। और समय समय पर क्या है कि जब वो यहाँ से क्या हुआ कि काफ़ी सारा धन ले जाने लगे ब्रिटेन में, और अच्छे से रहते थे, अच्छे ठाट बाट से रहते थे। जो जो ब्रिटेन की सरकार थी उसको पता चला तो फिर क्या है कि इन पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि ब्रिटिश की सरकार, जो कि क्राउन है वहाँ के राजे रानी, वो भी नहीं चाहते थे दोस्तों कि भारत को क्या है जो इतनी आसानी से मतलब वहाँ से धन ले लाया जा रहा है और जो इतना फ़ायदा है, तो वो भी भारत को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो कंपनी पर नियंत्रण रख सके, क्योंकि दोस्तों कंपनी अगर हड़बड़ाहट करेगी, कंपनी अगर दोस्तों जोर ज़बरदस्ती ज़्यादा कर देगी भारत पर अत्याचार, तो क्या होगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भारत उनके जो चंगुल है उससे आज़ाद हो जाएगा। और दोस्तों ये ब्रिटेन नहीं चाहता था। तो समय समय पर क्या है, पहले दोस्तों कुछ लोग आए थे, कुछ कंपनी आई थी, प्राइवेट कंपनी, दोस्तों वो प्राइवेट ही थी। उसके बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार का उन पर शिकंजा कसने के लिए धीरे मतलब कि समय समय पर एक्ट लाए जाते थे। लेकिन दोस्तों जब 1858 की क्रांति होती है तो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर सीधे क्राउन के पास चली जाती है। दोस्तों जो हम उसके बाद में अधिनियम आने लगते हैं दोस्तों, उसको भी हम कवर करेंगे। तो देखिए अभी जो हम देखेंगे वो शुरुआत के चार्टर्ड एक्ट, जो कि हम पार्ट 1 में अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, आप वहाँ उसमें देख सकते हैं। और उसके बाद का जो दूसरा पार्ट है वो दोस्तों आज हम क्लियर करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आता है दोस्तों। जो ब्रिटेन की परंपरा, वहाँ का जो संविधान है दोस्तों, वह लिखित नहीं है, वो मौखिक है। मतलब जो भी उनको लगता है वो मौखिक बना दिया जाता है। लेकिन उन्होंने परंपराओं को तोड़ा, जो कि दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको रेगुलेट करना था, उनको नियंत्रित करना था। दोस्तों लिखित संविधान उनका बनता है जो उसी परंपरा को तोड़ते हुए। फिर 1784 का पिट्स इंड एक्ट आता है। फिर 1786 में कॉर्नवालिस एक्ट और 1793 में भी चार्टर्ड एक्ट आता है। उसके बाद के जो एक्ट है दोस्तों उसको हम कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा जो चल रहा है संवैधानिक विकास, उसको दोस्तों हम आगे करेंगे। ठीक, ये संवैधानिक विकास जो कि दोस्तों होता है, ये पार्ट 2 इसका दोस्तों हम कर रहे हैं आज। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1813 में जो चार्टर्ड एक्ट आता है, एक 1813 में आता है। फिर दोस्तों 20 वर्ष फिर बढ़ा दिया जाता है, तो फिर 1833 में आता है। फिर 20 वर्ष फिर बढ़ा दिया जाता है, तो फिर 1853 में आता है। ये दोनों तीन एक्ट है। तीन एक्ट को दोस्तों क्लियर करेंगे। और जो भी इससे संबंधित, इन एक्टों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, या आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते तो आपको दोस्तों सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि दोस्तों आपको जानना चाहिए कि अंग्रेज जो थे वो किस तरह से भारत पर राज करते थे, कैसे कानून बनाते थे। दोस्तों देखिए 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है, पिछले वीडियो में हमने 1793 का देखा, जो कि दोस्तों क्या है कि वो उन्होंने गुहार लगाई ब्रिटिश क्राउन से, राजा रानी से, कि हम क्या है अभी तो हमको लाभ होने लगा है और अब हमारा आप जो समय अवधि है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो कृपया आप 20 वर्ष के लिए बढ़ा दीजिए। तो फिर 1813 1793 से बढ़ाई 20 वर्ष, तो 1813 आया। अब 1813 में फिर चार्टर्ड एक्ट आता है। इसमें दोस्तों 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है, सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कि 3-4 बातें कौन कौन सी, देखिए 1813 में सबसे पहले दोस्तों ये होता है कि कंपनी का शासन फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, ये होता है। ठीक, पहली बात दोस्तों याद रखनी है 1813 के चार्टर्ड एक्ट में कि कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। दूसरी बात इसमें यह होगी कि जो ब्रिटिश थे वहाँ से दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, केवल वही व्यापार करती थी भारत में, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आता था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन क्या होता है कि जब वहाँ की जो ब्रिटेन की जो सरकार है वो चाहती थी कि वहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वो चाहती थी कि भारत में हर व्यक्ति जाए और अपना बिजनेस करे, अपना व्यापार करे और वहाँ से कच्चा माल लाए। लेकिन दोस्तों जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार तो केवल कंपनी व्यापार कर सकती है।
तो उस घोषणा पत्र को रद्द करती है और दूसरे व्यापार को भी बोलती है कि तुम भारत में जाओ और व्यापार करो। ये दोस्तों ठीक, केवल चाय और चीनी, जो चाय रहेगी और चीनी दोस्तों जिससे चीनी बनती है वो कच्चा माल भारत से ले जाकर फिर भारत में आएगा, बाकी दूसरा कच्चा माल भारत में नहीं आएगा। तो जो दूसरे व्यापार को भी छूट दी, यहाँ पर जो कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया केवल चाय और चीनी पर। कंपनी का एकाधिकार का मतलब दोस्तों कंपनी तो व्यापार करेगी, लेकिन जो घोषणा पत्र के आधार पर केवल वही व्यापार करेगी, उसको दोस्तों यहाँ पर खत्म कर दिया गया था, जो कि सब व्यापार कर सकते हैं। केवल चाय और चीनी का ही जो बिजनेस है वो भारत में, जो कि दोस्तों क्या करते थे, ब्रिटेन कच्चा माल भारत से लेते थे और ब्रिटेन जाता था, ठीक है, और फिर वो बनकर पककर मतलब जो भी वस्तु बनती थी उसकी पूरे विश्व में बिकती थी। अब दोस्तों केवल चाय और चीनी ही भारत में फिर से आएगी, वापस बनकर तैयार होने या बिजनेस करने के लिए, बिकने के लिए, बस चाय और चीनी, और बाकी वस्तु नहीं आएगी। तो दोस्तों ये तय हुआ, ठीक। पहली बात ये याद रखनी है आपको, 20 वर्ष के लिए कंपनी का शासन बढ़ा दिया, और दूसरा कि चाय और चीनी का व्यापार का एक अधिकार रहेगा, बाकी सबको समाप्त कर दिया। दोस्तों एक अधिकार का मतलब आप समझ चुके हैं, ठीक, मैं बता चुका हूँ। दूसरी बात दोस्तों, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। दोस्तों यहाँ तय होता है शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। 3 बात ये हो गई। चौथी बात दोस्तों, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई, जो कि दोस्तों उस समय भारत हिंदू धर्म में जो कि काफ़ी सारी कुरीति आ चुकी थी। तो जो ईसाई धार्मिक जो लोग थे, जो वो क्या करते थे कि इस धर्म की कमियां इस धर्म की कमियां बताते थे, और क्या होता था फिर बोलते थे कि तुम क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, ईसाई में कन्वर्ट हो जाओ, तो तुमको क्या है कि हम फ़ायदा देंगे, हम जो भी वो लालच देते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जो तुम्हारे धर्म में इतनी सारी कमियां है दोस्तों, इतना सारा कर्म कांड है, तो उसको तुम छोड़ दो। और वो यहाँ तक बोल बैठे थे कि हम भारत को क्या ईसाई धार्मिक देश बनाना चाहते हैं। दोस्तों जो 1857 की क्रांति का एक कारण यह भी था, 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि ईसाई मिशनरियों का ये वाला कदम, ठीक। दोस्तों 4 बातें आपको याद रखनी है। कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा कि एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया। एकाधिकार का मतलब दोस्तों कंपनी व्यापार करेगी, दूसरे भी लोग व्यापार करेंगे, चाय और चीनी का व्यापार को छोड़कर बाकी सब समाप्त हो गया। दूसरा कि वो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और तीसरा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई। 4 बातें दोस्तों, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 4 बातें आपको याद रखनी है। इसकी दोस्तों 1833 का जो चार्टर डेट आया, 20 वर्ष दोस्तों 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, तो जाहिर है 1833 ही आ गया 13 के बाद। यहाँ पर फिर 20 वर्ष कंपनी का शासन फिर बढ़ा दिया गया दोस्तों 1833 के चार्टर डेट के तहत, यहाँ पर बढ़ा। दूसरी बात ये कि केवल चाय और चीनी का व्यापार है भारत में, फिर से वो कच्चा माल है जो पक कर बन कर फिर से भारत आएगा। यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से जो व्यापार एक अधिकार जो पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कंपनी तो व्यापार करेगी अब, लेकिन दूसरे व्यक्ति भी, ब्रिटेन के जो भी व्यक्ति है वो भारत में जाकर व्यापार कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल कंपनी व्यापार करेगी, अब सब व्यापार कर सकते हैं टोटल। वो चाय और चीनी का पूरी तरह से समाप्त कर दिया, मतलब कच्चा माल यहाँ जाएगा और वो बनकर पूरे वर्ल्ड में बिकेगा, ठीक दोस्तों, ये हुआ। फिर कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और दूसरा कंपनी का एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया। तीसरी बात कि 1833 इसी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। पूरे भारत का दोस्तों गवर्नर जनरल रहेगा। लेकिन दोस्तों इतिहास के जो चैप्टर है उसमें देखा होगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 प्रकार से अंग्रेज राज करते थे। जो इनडायरेक्टली जो भारतीय राजा थे, जो रियासत है उन पर, और जो इनके प्रांत हुआ करते थे, जैसे कि अगर देखें तो बंगाल हुआ, जो मद्रास हुआ, बम्बई जो कि दोस्तों बम्बई वर्तमान का महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, और मद्रास जो कि वर्तमान का तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थी। फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर ये कब्जा कर लेते, ठीक, क्योंकि दोस्तों यहाँ के राजा की जो स्थिति देखते तो एक दूसरे को लड़ाना शुरू कर देते। अब क्या होता है यहाँ पर कि कम शिक्षा पर 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए खर्चा करेंगे प्रति वर्ष, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनको यहाँ दिखाना था भारत को कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, तुमको शिक्षित करना चाहते हैं, तुमको पाखंडवाद से दूर करना चाहते हैं, और तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं हम। तो वो ये दिखाना चाहते हैं तुम हमारे खिलाफ बगावत मत करो, हम तुम्हारा भला करना चाहते। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन वो दिखाना चाहते थे, ठीक। एक और बात दोस्तों कि जो भारत का गवर्नर जनरल उस समय दोस्तों कौन था, पहला बना जो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब पूरा भारत है इतना बड़ा दोस्तों, तो उसको कोई कानूनी सलाहकार तो होना चाहिए। तो उसके लिए फिर कानूनी सलाहकार जो था वो दोस्तों पहला था मैकाले,
लेकिन दोस्तों वो बहुमत नहीं देगा, केवल सलाह देगा। कोई मतलब बहस होगी कोई नियम लागू करने के लिए तो उसमें वो भाग नहीं ले सकता, केवल कानूनी सलाहकार है, ठीक। उसका महत्व दोस्तों सिर्फ सलाह देने का है। लेकिन दोस्तों मेकाले ने, जो कि दोस्तों अगर देखें तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता, उसका ढांचा दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर उसने तैयार किया था, जो आगे जाकर 1860 में 60-61 के आसपास जो कि लागू होती है, जो कि आज भी दोस्तों हमारी दंड प्रक्रिया बनी हुई है। जो कि दोस्तों जो भी क्राइम होता है, जो भी घटना होती है दोस्तों, उसी आईपीसी के आधार पर देखकर उसका दंड, उसकी मतलब सज़ा तय की जाती है दोस्तों। वह मेकाले ने उसका ढांचा दोस्तों कैसा होना चाहिए वो दोस्तों तैयार किया था, किसने? मेकाले ने। अब दोस्तों जो वर्ग के आधार पर, जो कि अगर देखें तो जो वर्ग बने हुए थे उसके आधार पर नौकरियां थी, उसको दोस्तों अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। और क्या होगा कि वो मतलब कि टैलेंट के आधार पर जो भी मेहनती होगा और जो भी इस लायक होगा उसको दोस्तों काम देंगे दोस्तों, ये हुआ। और उसके बाद में 1833 का चार्टर्ड एक्ट में ये दोस्तों मुख्य बातें हैं, ठीक। 1853 का जो दोस्तों चार्टर्ड एक्ट आता है, उसमें दोस्तों इतना मन नहीं था, इतना दबाव नहीं डाला गया कि ये मानना ही जरूरी है। आपको लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मान लेना। दोस्तों एक्ट आ रहे हैं ब्रिटेन से, इनके लिए, कंपनी के लिए नियम आ रहे हैं दोस्तों, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन, जो कि ब्रिटिश सरकार है, वहाँ से नियम बनाकर भेज रही है कंपनी पर समय समय पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक। तो एक तो ये होता है कि जो मेकाले था, जो दो कानूनी सलाहकार जो सरकार का, भारत का गवर्नर जनरल का, उसको यहाँ पर वोट डालने का भी अधिकार मिला। मतलब कोई अगर बिल है, कोई अगर कानून बन रहा है तो उस पर वो अपना बहुमत भी दे सकता है, उसका अधिकार दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों अगली बात जो होती है कि जो ICS, जो इंडियन सिविल सर्विसेज, जो अब दोस्तों IAS हो चुकी है, वो दोस्तों उसमें जो भारत में उसकी एग्ज़ाम होने लगी 1853 से। और पहले ICS में जो जाने वाले थे, वो जाने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर के जो ब्रदर थे सत्यनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों। वह जाते 1863 में, जो कि बन जाते कलेक्टर दोस्तों, ठीक। उसके बाद में दोस्तों जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो थे, उनके थ्रू जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी जो चुनी जाती, जिसमें 24 सदस्य थे, जो कि आप पार्ट 1, जो कि संवैधानिक विकास के पार्ट 1 में आपने देखा होगा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी चुनी जाती थी, उसमें 24 सदस्य थे, उसको घटाकर 18 कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सिर्फ 3 बातें याद रखनी है कि यहाँ पर जो ICS था उसका ट्रेनिंग मतलब कि जो एग्ज़ाम है भारत में होने लगी। दूसरा, मेकाले जो कानून सलाहकार है उसको बहुमत देने का भी अधिकार मिला। और तीसरा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी के सदस्य जो थे 24, उसको घटाकर 18 कर दिया गया। तो दोस्तों ये क्या है, तीनों एक्ट मैंने बता दिए। उसके बाद में दोस्तों इतने सारे बदलाव होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद से जो सत्ता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटेन के पास, जो कि क्राउन के पास चली जाती है, ठीक है दोस्तों। इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहता, ये केवल यहाँ मतलब सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक है। 1857 के बाद जो 1858 के दोस्तों अब अधिनियम आने लगते हैं, अब एक्ट आना बंद हो जाते हैं उनको दोस्तों, अधिनियम दोस्तों, वह हम आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक। तो ये पार्ट हमारा सेकेंड हुआ, संवैधानिक विकास, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना, पहले कंपनी सिर्फ वो कंपनी थी दोस्तों, फिर 1773 से उनको दोस्तों धीरे धीरे नियंत्रण करना शुरू किया। और 1858 को जो एक्ट आता है, वहाँ से उन पर पूरी तरह से नियंत्रण हटा लिया जाता है, क्योंकि उनके पास से सत्ता ले ली जाती है और सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है। और एक मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और एक नया पद बनाया जाता है वायसराय का पद। और वायसराय रहता है जो कि 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं होता 1858 से। और उसके ऊपर एक पद बनाया जाता है भारत सचिव का, जो ब्रिटेन में रहकर भारत के लिए कानून बनाता है और वायसराय भारत में लागू करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टेड है, आपको काफ़ी मजा आएगा। जो कि अंग्रेज, आपको पता चलेगा कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत में राज करते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसके जो कि दोस्तों क्या क्या हुआ है उसको हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जो कि आपको अगर नोट्स बनाते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा, जो भी क्वेश्चन बनता है। देखिए 1813 की जो है दोस्तों 4 बातें आपको याद रखनी है। कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। यहाँ पर 20-20 वर्ष ही आ गए। 1793 से अगर देखें तो 20 वर्ष 1813, फिर 1813 से 20 वर्ष 1833, और 1833 से अगर देखें
तो फिर 20 वर्ष नहीं आता है दोस्तों, फिर तो जो लगातार वो चलता रहता है। यहाँ पर 3 बातें आपको याद रखना है। तो 20 वर्ष बढ़ा दिया। शिक्षा पर अंग्रेज क्या है, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसा धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली। और जो कंपनी का एकाधिकार था केवल चाय और चीनी को छोड़कर बाकी सब पर समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसका मतलब दोस्तों कंपनी तो व्यापार करेगी, जो भी ब्रिटेन का जो भी व्यक्ति है वो भी व्यापार कर सकता है, उसको भी फुल छूट है। उससे पहले दोस्तों छूट नहीं थी, केवल कंपनी व्यापार करती थी। फिर 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है उसके तहत फिर 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। अब अंग्रेज यहाँ पर शिक्षा पर 1 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्चा करेंगे। दूसरा, एक नया पद बना, बंगाल का गवर्नर जनरल को हटाकर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। और उसका पहला कौन था गवर्नर जनरल भारत का, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसका जो कानून सलाहकार था वो था लॉर्ड मेकाले। मेकाले दोस्तों काफ़ी विद्वान व्यक्ति था। उसने दोस्तों भारतीय दंड संहिता जिसको आईपीसी कहा जाता है दोस्तों, उसने यहाँ पर ढांचा स्ट्रक्चर तैयार किया था, जो कि आगे जाकर दोस्तों कानून बन जाता है और 1860 से भारत में लागू हो जाता है, जो कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के नाम से जिसको हम जानते हैं, जो कि भारत में जो भी कोई क्राइम होता है, जो भी मतलब एक्टिविटी होती है, जो भी घटना होती है, तो दोस्तों उसके आधार पर ही दोस्तों देख कर तय किया जाता है कि इसको कौन सी सज़ा देनी चाहिए। वो दोस्तों आईपीसी किसने उसका ढांचा तैयार किया था, तो लॉर्ड मेकाले ने। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लेकिन दोस्तों मेकाले जो कानून सलाहकार था वो केवल बहुमत नहीं देगा, केवल सलाह देगा। ठीक है, और आने जो वर्ग का दोस्तों, जो कि वर्ण व्यवस्था जो कि हम देखते हैं, वो जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो कि वर्ण के आधार पर देखकर जो काम दिया जाता था दोस्तों, उसको उन्होंने अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया और कहा कि हम टैलेंट के हिसाब से, हम जो कि उसकी मेहनत के हिसाब से हम नौकरी देंगे। दोस्तों ये 1833 में हुआ। 1853 का अगर देखें तो जो लॉर्ड मेकाले जो कानूनी सलाहकार रहेगा भारत के गवर्नर जनरल का, उसको दोस्तों बहुमत देने का भी अधिकार मिला। जो आईपीसी दोस्तों उससे पहले दोस्तों उसकी जो एग्ज़ाम होती थी, एग्ज़ाम सेंटर ब्रिटेन में होती थी, लंदन में। ठीक, उसका मतलब भारत में शिफ्ट किया गया कि यहाँ अब एग्ज़ाम होगी। ठीक, और दोस्तों इसके बाद में अगर देखें तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी जो हुआ करती थी 24 सदस्य थे उसमें, और उसको घटाकर 18 कर दिया गया। तो दोस्तों ये शॉर्टकट बता दिया दोस्तों। इसके बाद में अधिनियम आने लगते हैं 1858 की क्रांति के बाद दोस्तों, उसको हम अगले पार्ट में डील करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।